हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर का और सारे क्वेश्चन आप लगा ले जाएं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको 4 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सेल को निकालने की क्या ट्रिक है, सबसेल को निकालने की क्या ट्रिक है, ऑर्बिटल को निकालने की क्या ट्रिक है और किसी सेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्या ट्रिक है। तो आज हम इसी को क्लियर करेंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट को। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करिए। आइए, एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था नील बोहर। नील बोहर ने कहा था कि जो सेल होता है ये मेन एनर्जी लेवल होता है और जो सबसेल होता है ये सब एनर्जी लेवल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अराउंड कितने सेल होते हैं, तो इसका आंसर होता है इनफाइनाइट सेल होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट सेल हैं। जैसे हम कुछ सेल बना रहे हैं, ये पहला सेल है, इसे बोलते हैं KLMN। इसी को नंबर भी दे सकते हैं। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये मेन एनर्जी लेवल होते हैं। इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं सबसेल। अब किस सेल में कितने सबसेल पाए जाएंगे, इसको निकालने का कोई जुगाड़ है क्या? हाँ, किसी सेल में अगर सबसेल निकालना हो तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जो सेल का नंबर है उसके अंदर उतने ही सबसेल होते हैं। जितना सेल का नंबर उसके अंदर उतना ही सबसेल। जैसे ये पहला सेल है तो पहले सेल में एक सबसेल होगा S। ये दूसरा सेल है, इसमें 2 सबसेल होगा S और P। ये तीसरा सेल है, इसमें 3 सबसेल होगा S P D। ये चौथा सेल है, इसमें 4 सबसेल होगा S P D और F। यानी जो सेल का नंबर उसके अंदर उतने ही सबसेल। अब आप कहेंगे सर क्या ऑर्बिटल निकालने का भी कोई जुगाड़ है क्या? है, उसके लिए भी ट्रिक है, लेकिन पहले उसको सिखाएं। इससे पहले यह सीख लेना जरूरी है कि इसको लिखा कैसे जाएगा, क्या फॉर्मेट होगा। यह सबसेल पहले सेल का है, इसीलिए इसको लिखते हैं 1S। ये दूसरे सेल में है S और P, तो इसको लिखेंगे 2S 2P। ये तीसरे सेल में है तो ये है 3S 3P 3D। ये चौथे सेल में है तो ये है 4S 4P 4D 4F। अब आप कहेंगे सर ये S है। अब आप कहेंगे सर ये 4S और 1S में क्या अंतर है? बहुत अंतर है भाई। ये सबसेल पहले सेल का सेल है, यानी ये S पहले सेल का है सबसेल और ये S चौथे सेल का सबसेल है। अंतर है। तो जैसे आपका ये सेल उसके अंदर उतना ही सबसेल, और इन सबसेल को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का ये तरीका होता है। आइए, सेल के अंदर पाया जाता है सबसेल और सबसेल के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल को कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो सेल का नंबर हो उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जो सेल का नंबर हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके अंदर उतने ही ऑर्बिटल पाए जाएंगे। जैसे ये पहला सेल है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, यानी इसमें 1 ऑर्बिटल होगा। और 2 का स्क्वायर 4, यानी दूसरे सेल में 4 ऑर्बिटल होगा। 3P का 1 S का 4 ऑर्बिटल। 3 का स्क्वायर करिए तो तीसरे सेल में 9 ऑर्बिटल होगा। 4 का स्क्वायर करिए, चौथे सेल में 16 ऑर्बिटल होगा। और ये बात आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जो S होता है उसमें 1 ऑर्बिटल होता है, जो P होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, जो D होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। और जो F होता है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं,
1 2 3 4 5 6 7। देखिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, यस में एक ऑर्बिटल है, दूसरे सेल में दो सब सेल है एस और पी, तो यस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, 3 1 4। देखिए, पी में 3 ऑर्बिटल, एस में एक, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4, तो 4 आ गया। या तो ऐसे निकालो या तो सेल का स्क्वायर कर दो, ऑर्बिटल आ जाएगा अपने आप। अब बच्चों, जब आपको सेल निकालने आ गया, सब सेल निकालने आ गया, ऑर्बिटल निकालने आ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालने भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की भी ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 2n² से। देखिए, पहले सेल में तो n क्या है? नंबर ऑफ सेल, यानी 2 × पहला सेल तो 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा पहले सेल में इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे सेल में 3 × 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 और दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथे सेल में 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी हम आसानी से निकाल लेंगे। तो जब आप सेल निकालना सीख गए, सब सेल निकालना सीख गए, ऑर्बिटल निकालना सीख गए, इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए, तो आपको यह भी सीख लेना चाहिए कि किस ऑर्बिटल में, किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी एंटी पैरेलल, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यानी एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इसमें 2 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर रहेगा। और अगर आप भूल जाएं तो आप एक ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं, यानी सेल बराबर सब सेल। इसका मतलब यह है कि जितना सेल का नंबर होगा उसके अंदर उतना ही सब सेल भी होगा। और अगर आपसे पूछा जाए ऑर्बिटल, तो फिर आप सेल का स्क्वायर कर दो, जो सेल का नंबर रहे उसका स्क्वायर कर दो, ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो आप 2n² कर दो, तो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, सेल निकल गया, सब सेल निकल गया, ऑर्बिटल निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक फार्मूला टाइप में बना लेंगे ताकि भूलें ना आप। अब जब आप सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए, तो आपको n+l रूल भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल है कि ये n+l रूल साहब हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होता है, कोई काम हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, ये पता होना चाहिए। क्योंकि n+l रूल से हमें सब सेल के ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बारे में पता चलेगा। यानी हम कह दें n+l रूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी n+l की वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा आएगी। लेकिन यदि कोई ऐसा केस फंस जाए कि जिसमें 2 सब सेल के लिए n+l की वैल्यू बराबर आने लगे, तब ऐसे सिचुएशन में हम केवल n की वैल्यू ही देखेंगे, उसी से डिसाइड करेंगे। ठीक, जैसे ये है 2s, ये है 3p। आपसे कहा गया कि बताइए इसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा है, और याद रखना जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जिसमें एनर्जी कम, फिर उसमें जिसमें एनर्जी ज़्यादा। तो इसमें अगर हम निकालें n+l लगाएं तो n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू s के लिए बहुत लोग भूल गए होंगे, ये सब सेल है S P D F। L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है। पता है? ठीक है, नहीं तो याद रखेंगे। तो S की वैल्यू 0, यहाँ से आ गया 2, n+l 2 आया यहाँ पर,
N3 है, P के लिए 1, तो आ गया 4। देखिए N प्लस L की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा आ रही है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, लेकिन एनर्जी भले इसकी कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले इसी में भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल। चूंकि इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, फिर उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, याद रखेंगे। जैसे दूसरा सिचुएशन अगर हम ले लें, ये है 4D, ये है 5P, इसमें हम डिसाइड करना चाहते हैं, तो N प्लस L लगाइए, 4 प्लस D के लिए 2, कितना आ गया 6, यहाँ पर N5P के लिए 1, तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया 6। अब देखिए दोनों के लिए N प्लस L की वैल्यू बराबर आ रही है, 6 आ रही है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कैसे डिसाइड होगा। अब हम केवल N की वैल्यू देखेंगे, तो N की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, अगर N की वैल्यू ज़्यादा तो फिर एनर्जी इसकी ज़्यादा, और एनर्जी उसकी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल। ठीक, क्योंकि जब आप कोई बात पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए ये चीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं। दुनिया में कोई काम हो जब आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसे हम कर क्यों रहे हैं। जैसे अभी कल 2 बच्चे आ गए, वो बोलने लगे सर हमको एक बात तो ये समझ में आती है कि डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी पार्ट पढ़ना है, बॉडी आर्गन पढ़ना है, बॉडी के बारे में स्टडी करना है, डॉक्टर में उसकी ज़रूरत है डॉक्टरी में। हमने बोला हाँ ठीक है। बोला सर केमिस्ट्री की बात भी समझ में आती है, क्योंकि डॉक्टर जितनी दवाएं लिखेगा सबका केमिकल फार्मूला होता है, केमिस्ट्री से संबंध है दवाइयों का। हमने कहा ठीक है। बोला लेकिन फिजिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए, नीट के लिए, मेडिकल के लिए, ये बात समझ में नहीं आती। हमने कहा फिजिक्स इसीलिए पढ़ते हैं ताकि तुम्हारे जैसे बच्चे सेलेक्ट ना हो पाए, क्योंकि फिजिक्स ही डिसाइड करता है कि तुम सिलेक्शन पाओगे या सिलेक्शन नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया ऐसे रखे जाते हैं ताकि बच्चे फिल्टर किए जाएं और अच्छे बच्चे, क्रीम बच्चे निकाले जा सके। तो बच्चों आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।